आप सबकी खिदमत में मेरा सलाम पहुँचे। बच्चे की नफ्सियात के बारे में बहुत सी दलीलें एक दूसरे के मतजाद भी मिलती हैं कि ये बच्चा काम करता है या नहीं करता। तो मेरा इससे कोई ऐसा तारुफ नहीं था और मैं साइकोलॉजी के बारे में इतना कुछ नहीं जानता था जितना कि मेरे हमसफ़र जानते थे। मेरा ये वाक़या सन 1952 का है और ये मुझे शहजाद की फरमाइश पर फिर याद आ रहा है। बहुत देर की बात है, मैं सन 1952 में मुल्क रोम में था। रोम यूनिवर्सिटी में उर्दू पढ़ाता था और साथ साथ फ्रांसीसी और इतालवी पढ़ता था। वहाँ पर एक दोस्त था मसूदी रियाक। वो बहुत अच्छा मुसव्विर था। मेरे बहुत अच्छे से मुराद ये है कि उसकी तस्वीरें गाहे बगाहे बिक जाती थीं और वो हमारा दोस्त था तो उसके साथ इधर इलल्ले तलल्ले करने में रोम में घूम फिर लेता था। वो अच्छा शरीफ आदमी था। हमें बहुत आसानी होती थी क्योंकि उसके पास कुछ पैसे होते थे। हम 3 दोस्त थे, रियाक, मैं और एक हरीचंद जो हिंदुस्तान का था। हम इस ताड़ में रहते थे कि कोई अच्छा सा मौका हमें ऐसा मिले कि जहाँ पर हम पैसे खर्चे बगैर घूम सकें और इससे पूरा फ़ायदा उठा सकें, क्योंकि पता नहीं कितनी देर यूरोप में रहना है। तो उन दिनों 31 दिसंबर सन 1952 को रियाक की एक तस्वीर बिक गई और उसने कहा, मैं तुम्हारी दावत करूँगा। वाया विनीतो के ऊपर जहाँ पर एम्बेसीज़ हैं, बहुत कीमती सड़क है, जैसे हमारे यहाँ शारे कायदे आज़म है। उस रेस्टोरेंट में जिसका नाम अली बाबा 40 चोर था, वो एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट था, एक बेसमेंट में। रेस्टोरेंट में बड़े खूबसूरत 40 मर्तबान थे, सुतूनों की जगह बने हुए, और उसके ऊपर छत उठाई हुई थी और उसके अंदर ऑर्केस्ट्रा बड़ा खूबसूरत बजता था। हमारी खुशकिस्मती कि वहाँ आम तौर पर एक्टर लोग ज़्यादा जाते थे। आम आदमी की वहाँ इतनी पहुँच नहीं थी कि वहाँ पहुँच सकता। ये जो हमारा एंथनी क्विन था, इसको वहाँ आने का बहुत शौक़ था। एंथनी क्विन की एक बड़ी अजीब व गरीब आदत थी कि औरतों जैसा मिजाज था उसका। हर वक्त अपने साथ एक शीशा रखता था, 2 मिनट बाद निकाल के थोड़ी लिपस्टिक लगाता था। इतना नाजुक मिजाज और यूं करके बाल। एंथनी क्विन से हम बहुत मुतासिर थे, वहाँ के लोग भी मुतासिर थे और फिर उससे वहाँ मिलना हुआ। इन्हीं दिनों हमारे मशरकी पाकिस्तान के रबीउद्दीन वहाँ फिल्म डायरेक्शन की कुछ तालीम लेने आ गए। हमारी इवनिंग क्लासें होती थीं, इसलिए उन्होंने कहा 6 महीने का कोर्स है, इसमें आपको पता चलेगा कि ड्रामा कैसे लिखा जाता है, लाइटिंग कैसे की जाती है। तो चीनी चता हम जाने लगे। हमारे जो उस्ताद थे, प्रिंसिपल थे, रेक्टर थे, वो थे विक्टोरिया डेसेका। इनकी एक बहुत मशहूर बाइसाइकिल थी, तो डेसेका साहब के सामने जानवे तलमिज़ तय किया। लेकिन हम डेसेका साहब से ना तो इतने डरते क्योंकि उनका मिजाज अच्छा ना था, और ना उनसे इतने ज़्यादा मुतासिर थे जितने इन एक्टरों से जिनका कि पैंतरा और तरह का था। तो एक दफ़ा उन्होंने हमसे क्लास में सवाल पूछा, भाई बताओ कि सबसे ज़्यादा मुश्किल रोल कौन सा है जो एक्टर कर सकता है। मुझे बात याद आ गई। हम सब ने हाथ खड़े किए। तकरीबन लड़के लड़कियों का मुश्तरका जवाब था कि हैंचबैक ऑफ नॉटरडम बहुत मुश्किल रोल है। तो उस्ताद मोहतरम ने फरमाया, दुनिया में सबसे आसान रोल हैंचबैक ऑफ नॉस्ट्रडम का रोल है, क्योंकि टूटी हुई नाक, गंदी शक्ल, बदनसीब आदमी, सारी हमदर्दियाँ उसके साथ, वो रोल तो कोई भी आदमी कर सकता है, वो तो सबसे आसान है। हैंचबैक ऑफ नॉटरडम अगर किसी ने किया है तो आप इसे बड़ा एक्टर ना माने। मुश्किल तरीन रोल यह है कि आम घराने का एक आम बाप है, टोपी उतार के रखता है, छतरी पकड़ के रखता है, दफ्तर से आता है और फिर इसको अपना रोल करना है, जो सबसे मुश्किल है। वो क्या करे, उसके पास कोई सहारा नहीं। ये बात दूसरी तरफ चली गई तो हम चले गए अली बाबा 40 चोर वाले रेस्टोरेंट में। 31 दिसंबर की रात मैं तुम्हारी वहाँ लगवाऊंगा और तुम देखोगे कि दिन किस तरह तुलू होता है और साल किस तरह ख़त्म होता है, क्या क्या कुछ हंगामा होता है। हम बड़े खुश थे। हम वहाँ चले गए तो जाके जब देखा तो छमाछम बैंड बाजे बज रहे हैं और दुनिया जहाँ के एक्टर एक्ट्रेस आए हुए हैं, सारे तकरीबन वहाँ मौजूद थे और वो बड़ा अच्छा ज़माना था। जब पोस्ट वासल में इटली की बन रही थी इमारतें, जब वहाँ गए तो वहाँ स्टेज के ऊपर ब्लैक नेग्रो थे। उस ज़माने में ब्लैक ड्रमर का बहुत रिवाज था, अब नहीं रहा। बीट बहुत प्यारी थी, हर एक का नाचने को दिल कर रहा था। अचानक राग उठा। हम समझे शायद कोई अपनी चीज़, ड्रिंक, कोई सिगरेट लेने गया है। जाग कर उनसे मिला म्यूज़िक वालों से, फिर लौट कर वापस आ गया तो अचानक एक ऐलान हुआ इटालियन में
मैं तो यही समझा कि हमारे दरमियान कोई पाकिस्तानी मौजूद है जो बड़ा अच्छा गाता बजाता है, उसको बुलाया जा रहा है। मैंने कहा शायद होगा। मैं थोड़ा सा कांपा भी। फिर उसके बाद एक और ऐलान हुआ जिसमें मेरा नाम पुकारा गया और मुझे बुलाया गया। जब इन्होंने ये कहा तो मेरी जान अजाब बन गई। मुझे गाने का पता ही नहीं होता क्या है, शायद अब याद हो। अब ये वहाँ नहीं हो सकता कि मेरा गला ख़राब है, यूं है वो है, मैं नहीं आ सकता। ये नहीं हो सकता कि बुरा लगता है। या अल्लाह, मुझे कुछ ऐसी बात याद दिला कि मैं क्या गाता। हमें लब पे आती है दुआ बन के, वो इस पे ड्रम्स नहीं बजा सकते थे, कुछ म्यूज़िक नहीं बज सकता। फिर डांस तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं गाँव का रहने वाला था और हमारे सिख इलाके में बोलियाँ बहुत चलती थीं। मैं अपनी कुर्सी से स्टेज पर जाते हुए सोचता गया, या अल्लाह मैं क्या करूं। अचानक बोली याद आ गई, शायद यही कुछ काम दिखा जाए। स्टेज पर पहुंच गया तो स्टेज फेयर तो ख़त्म हो गया। कुछ पहले भी रेडियो की दुनिया से ताल्लुक़ था मेरा। मैं वहां पहुंच गया, अपने कान पर हाथ रखा, स्टाइल अपना जो होता है मैंने कहा, कुछ पंजाबी में गाया। जब ये शुरू हुआ तो उन्होंने लहर उठा ली। जनाब इधर जम छकदार शुरू हो गए। मुझे खाली यही बंद याद आ रहा है, उसके सिवा कोई नहीं आ रहा। मैं ये गाता रहा, आधा घंटा हो गया। अब वंस मोर शुरू हो गया। मैं वहाँ का हीरो बन गया। अच्छे अच्छे गाने वाले आए हुए थे, नामवर गाने वाले पीछे हो गए। उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने इटालियन में मुझे और गाने के लिए कहा। मैंने कहा जी बस मेरा इतना ही गाना था। अब जब मैं बैठ गया तो मैंने कहा तुमसे बाद में बदला लूँगा। अब चूंकि मुझे इतनी शीर्षक मिल रही है तो लोग आ गए मुझसे दस्तखत करवाने, ऑटोग्राफ के लिए। मैं इसको दे रहा हूँ, उसको दे रहा हूँ। अशफाक अहमद, मैं जिस मेज़ पर बैठा हूँ वहाँ पर एक बहुत मुअज़्ज़िज़ चौधरी बना हुआ था। दूर एक मेज़ थी, उस पर एक निहायत ग्रेसफुल खातून थी, अकेली चुपचाप बैठी हुई। तो इन्होंने पलट कर ऐसे मेरी तरफ देखा तो मेरी बिल्कुल सिट्टी गुम हो गई। यानी उसका कुछ ऐसा चार्म था, उसकी पर्सनैलिटी कितनी बड़ी थी। मैं उसके पास बादब चला गया। उसने मुझे इटालियन में कहा कि बैठ जाएं। मैं बैठ गया तो उसने कहा गिव मी साइन, मुझे भी दें ऑटोग्राफ। मैंने उस पर लिखा बखिदमत मलका आलिया इंगर्ड बर्गमान और नीचे अपना नाम लिखा। अब उसके बाद वो अंग्रेजी में पूछती हैं व्हाट यू हैव रिटन। तो मैंने कहा आई हैव रिटन योर नेम। और ये मुझे बड़ी आरजू थी। मैं खुश इसलिए उठकर आ गया था कि इतने करीब से इतनी बड़ी आर्टिस्ट को देखने की हसरत थी। तो आपकी खिदमत में आ गया। वो कहने लगी थैंक यू वेरी मच। मैंने कहा रसीलनी से मिलने को मेरा बड़ा जी चाहता है, वो उसके खावन थे। तो उसने अपना कार्ड देते हुए कहा मुझे रिंग करें, मैं आपको वक्त दूंगी फला दिन और फिर आप आएँ। तो मैंने वहाँ से आकर सबको बताया। एक दिन मैंने टेलीफोन किया, उसने कहा आप आएँ और दोपहर का खाना हमारे साथ खाएं। रिसलनी बावजूद इसके कि वो सेट पर होंगे, लेकिन इन्होंने वादा किया है कि मैं आ जाऊंगा और खाना इकट्ठे खाएंगे। दिस विल बी सॉर्ट ऑफ फैमिली यूनियन। हम तो एक घर का ही बंदा समझते हैं। मैंने कहा जी आई एम ऑनर्ड, इज्जत अफजाई की बात है। तो लो जी वहाँ पहुँचा, कार चलाता। पॉलेन इसे कहते हैं, तो पॉलेन के माने हैं चुहिया चुहिया कार। साबुनदानी तो आप लोगों ने यहाँ नाम रखा है, उसी को तो पॉलेन चुहिया कार कहते हैं। अब मैं तो पोलिनो में वहाँ पहुँचा। विला कोई रोम से 21-22 किलोमीटर के फासले पर। जब मैं वहाँ पहुँचा तो मेरा ख्याल था कि अमीर लोग हैं तो अच्छा खासा बड़ा सा घर होगा, लेकिन जी वो तो इतना बड़ा घर था और इतने एकड़ पे फैला हुआ था कि मेरी सिट्टी गुम हुई। बाहर खड़े दरबान ने पूछा आपको किससे मिलना है। सिनोरियो पाकिस्तान, मैंने कहा। कहने लगा सी कमादा। उसने वहाँ से टेलीफोन किया। अंदर से उसे कहा गया हाँ बड़ा गेट खोल दो, आने दो अंदर। अब जब मैंने वहाँ बड़ा गेट खोल के छोटी कार अंदर दाखिल की तो ये ज़िंदगी की शर्मिंदगियों में से एक थी। इन्होंने बड़ा दरवाज़ा खोला कि कोई मिलने वाला है, तो उसमें चूहिया जा रही है। मुझे बहुत अफसोस हुआ, या अल्लाह ये ऐसी कार काश इस वक्त के लिए और बड़ी मिल जाती, कम से कम लैमोजीन होती। मैंने जाके उसको रोका। उस चौकीदार ने कहा अभी आपको थोड़ा सा पैदल चलना पड़ेगा, आगे आपको एक और बरकंदाज मिलेगा बावर्दी, वो आपको आगे ले जाएगा। तो मैंने कहा बहुत अच्छा। मैं पैदल चलता रहा। पटरी के ऊपर दोनों तरफ बहुत खूबसूरत लॉन थे।
आगे गए तो एक और बावर्दी आदमी मिला। उसने बड़े अदब से सलाम किया। उसने कहा आइए मेरे साथ। वो लेके चला। एक बरामदा बड़ा खूबसूरत और उसके ऊपर बेलें लटकी हुई। उसने वहां जाकर कहा मेरी हद यहां ख़त्म होती है, आप अब एक और साहब के साथ चले जाएं। एक और साहब जो कि औरत और मर्द थे, तो उनको मैं ग्रीट करके उनके साथ चला। तो उन्होंने कहा मैडम बहुत खुश थी, सबको बताया था कि हमारा एक मुअज़्ज़िज़ मेहमान आ रहा है। मैं आगे चला गया। जाकर एक बड़े हॉल में इन्होंने मुझे उस खातून ने, उस मर्द ने बिठा दिया। एक लंबी सी मेज़ थी, काली स्याह रंग की, और उसके ऊपर मैं अकेला बैठा था। तो उन्होंने कहा हमने मैडम को अनाउंस कर दिया है, वो आती होंगी। मैंने कहा बहुत खुशी की बात है। इन्होंने कहा वो माजरत कर रही हैं कि थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। अब बैठे बैठे मुझे कोई मुश्किल से 4-5 मिनट हुए होंगे और मैं थोड़ा सा बोर भी होने लगा। वहाँ सीढ़ियाँ थी 8-10। वहाँ से टिप टिप करता हुआ एक लड़का जिसने नीली नेकर पहनी हुई, काले सियाह बूट और कितने सारे बटनों वाली जैकेट सी पहनी हुई, वो नीचे उतरा। लड़का कोई 7-8 साल का था। नीचे उतरा, खट खट करता मुझ तक पहुंचा। मैंने उसको मुस्कुराकर इटालियन में ग्रीट किया। उसने कोई जवाब ना दिया और सीधा मेरे पास आकर खड़ा होकर गौर से मेरी शक्ल देखने लगा। अब मैं बड़ा इम्प्रेस हो रहा था। मैंने उसको कहा हाउ आर यू बिलोंग टू अ रिच क्लास। उसने मेरी बात का कोई जवाब ना दिया। फिर उसने कोहनी रख के मेज़ के ऊपर जहां मैं था ऐसे मेरी शक्ल देखी। अब एक आदमी का चेहरा इतना करीब हो, इस एंगल पर हो, बड़ी परेशानी का बाइस बनता है। उस ज़माने में मैंने थोड़ी थोड़ी मूछें रखी हुई थी। एक आर्टिस्ट था डाली, वो अपनी मूछों को मोम लगा के ज़रा ऊंची रखता था। मैंने भी डाली के फैशन में मूछें ऊपर की थी। तब जब उसने चेहरा करीब किया तो मेरे बहुत नज़दीक आ गया। सीधे खड़े होकर उसने मेरी एक मूछ को पकड़ा और ज़ोर से खींचा। मेरा होंठ सारा ऊपर खिंच गया और दूसरे हाथ से उसने तर्राक से एक चमाटा, मेरे इतने जोर का कि मेरा ये सारा होंठ नीचे गिर गया। मैं क्या कर सकता था। एक मुलाजिम आ गया और मुझे आके कहने लगा ये रसीलनी का बड़ा बेटा है और मैडम का बड़ा लाडला बच्चा है। मैंने कहा हाँ माशाल्लाह, बहुत प्यारा है। थप्पड़ मार के जोर से वो भाग गया कहीं खेलने, पता नहीं कहाँ चला गया। मैंने कहा या अल्लाह, जितनी खुशी खुशी में आया था और जितना मेरा दबदबा था, जो कुछ मैंने सुना था, ये क्या हुआ मेरे साथ। खैर रंज तो हुआ, आज तक है, ये हो क्या गया मेरे साथ। वो चला गया और मैं बैठा रहा। इतने में मैडम आ गई और माजरत करने लगी, मुझे कुछ काम था। मैंने अभी रिसलनी को फ़ोन किया है, उसने कहा मेरा एक आखिरी शॉट रह गया है, आई होप बिल्कुल ठीक हो जाएगा जब तक हम बैठ के बातें करेंगे। कहने लगी वुड यू लाइक आउटसाइड। मैंने कहा नहीं, अंदर ही ठीक है, अंदर मेरी काफ़ी मरम्मत हो गई है, मैं दोबारा बाहर जाके फिर किसी के सामने पेश होऊंगा। तो बैठ के बातें करने लगी। पाकिस्तान के बारे में उसको इतना मालूम था कि छोटा सा मुल्क है, 2-2.5 साल का है, अभी बना है। मैंने कहा अभी बना है, इसके बारे में कुछ तफसीलात पूछती रही। उसने खाने को पूछा तो मैंने कहा आपके शौहर आएंगे, उनके साथ खाना खाएंगे। फिर वो माजरत करके चली गई। उसका एक टेलीफोन आ गया था, मैडम को टेलीफोन बहुत आते थे। चली गई तो अब मैं बहुत कॉन्शियस होकर बैठा हुआ हूँ, या अल्लाह वो जालिम का बच्चा फिर ना आ जाए। एक डर होता है ना आदमी को कि एक घूम रहा है आफत का परकाला। बाद में ये पता चला कि रसीलनी ने कहा कि आप खाना खाएं, मैं आपको ज्वाइन नहीं कर सकूं क्योंकि मैं डिले हो गया, मेरा शॉट तैयार नहीं हुआ, तो मैं फिर अशफाक से ज़रूर मिलूंगा, ये बात तय है। फिर उसने कहा वुड यू लाइक। मैंने कहा जैसा कहें, ठीक है। वो डोंगे लेकर आने लगे, उनके मुलाजिम बावर्दी दस्ताने पहने हुए चीज़ें ला रहे हैं। मेरी जान पर बनी हुई थी कि वो छुरी कांटे से खाते थे। मुझे आज तक समझ नहीं आई कि कैसे खाना है। जब भी कभी वो आलू मेरे आगे भागता रहता है, पकड़ा नहीं जाता, नहीं आता, तो मैं डरा हुआ हूँ। ऐसी जगह पर ख़ास तौर पर बंदे को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। चीज़ें आ गईं, इतने में वो छोटा आफत का परकाला था, उसके बजाय एक और निकल आया, 4 साल का छोटा परकाला सा। तो मैडम ने कहा ये मेरा छोटा बच्चा है। 2 इनके बेटे थे। तो मैंने कहा हेलो, हाय, वेरी क्यूट, जैसे कहते हैं। तो वो छोटा आ गया, उसने कुर्सी मेरे इस तरफ डाल ली और मेरे करीब बैठ गया और मेरे चेहरे को गौर से देखता जा रहा है कि ये क्या चीज़ है, अजीबो गरीब सी, कैसे कपड़े पहने हुए हैं, किस किस्म का आदमी है।
बावजूद इसके कि दोनों बच्चे बहुत अच्छी इटालियन बोलते थे, मैं भी ठीक ठाक बोलता था। बातें हम करते रहे। जब खाना लग गया बड़े तलाई और जरी बर्तनों में, तो हमने शोरबा डाल दिया, जो आगाज़ करने वाला शोरबा होता है। तो वो जो छोटा बच्चा था, दूसरा बड़ा उधर बैठा था, दूसरा भी आ गया। खाना तो खाना था ना साथ। तो छोटे ने क्या किया, वो दही का एक प्याला उसको लेकर मेरे शोरबे में डाल दिया और चमचा लेकर उसमें हिला दिया और अपनी चीज़ कुछ खाने लगा। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, शोरबे में दही पड़ा है, इसमें क्या ख़राबी हो सकती है। तो मैंने एक आध चम्मच लिया। तो मैडम ने कहा आई एम वेरी सॉरी, बच्चे ने मिसबिहेव किया आपके साथ। हम बच्चों को टोकते नहीं हैं, हम इनको नफ्सियाती तरीक़ों पर पाल रहे हैं, क्योंकि अगर बच्चों को टोका जाए, उनको मना किया जाए, तो उनकी शख्सियत पर बहुत बुरा असर पड़ता है। ये नई तहकीक आई है, हम सारे लोग यूरोप की इस तहकीक पर चल रहे हैं। हमारे जैसे पढ़े लिखे वालिदैन इस मामले में बहुत ही मोहतात हैं। हम बच्चों को कुछ नहीं कहते। मुलाजिम से कहा कि ये प्लेट उठा दो, उसकी जगह उसने नई ला कर रख दी। तो मैंने शोरबा डाला, उसके बड़े बेटे ने केचप की सारी बोतल प्लेट में उंडेल दी। तो मैंने कहा मैं खाता नहीं हूँ, मैं ज़रा सी चिकन और आलू गोल से कटे हुए वो ले लेता हूँ। वो डाल दिए। तो जो बड़ा बेटा था, उससे देखा कि ये बड़े शौक से खाने वाला है। अभी एक निवाला लिया था कि उसने अपना आलू चढ़ाया फोक के ऊपर और यूं तलका के ठक करके, जैसे गुलेल नहीं होती, मेरी नाक के ऊपर। मैं बहुत अच्छे कपड़े पहन के गया था, ठनाठन मिर्चें डाल के आलू। वो गया, उसने कहा मैं फिर माज़रत चाहती हूँ, अगर हम इनको कुछ कहेंगे, मना करेंगे, तो इनकी शख्सियत पर असर पड़ेगा। हम नहीं चाहते बच्चे की शख्सियत ख़राब हो, यूं आगे चलकर वो बेहतर इंसान बनता है। तो मैंने कहा हाँ कोई बात नहीं। फिर मैंने हाथ ऐसे किए जो आदमी प्रोटेक्शन कर सकता है, लेकिन हो नहीं सकी। हाथ ऐसे किया तो छोटे ने खड़े होकर मेरे पाँव के ऊपर अपना पाँव बड़े ज़ोर से मारा। उसके नीचे लोहे के वो लगे होते हैं ना, नेल्स। मेरी चीख निकली खौफनाक किस्म की। मैंने सोचा किस लिए यहाँ आ गया, दफ़ा करो, लानत भेजो, ये एक्टरों के घर होते हैं। मैं कहाँ फंस गया। इतने में रसेलनी का टेलीफोन आ गया। तो मुलाजिम ने आकर ऐलान किया। उसने एक कपड़ा रखा, टक टक करती ऊपर चली गई। अब मैं उसकी तरफ देख रहा हूँ, ऊपर जा रही है कि अब जाके टेलीफोन सुनने लग गई। जब वो टेलीफोन सुन रही होगी, बच्चे दोनों ताक में बैठे थे। मैंने गाली दी कि सुअर में तेरा गाटा उतार दूंगा कुत्ते। उस बेचारे ने कभी गाली नहीं सुनी थी। इतनी गंदी गालियां जितनी मुझे आती थीं, जो कहीं भी नहीं आ सकती, वो कांप गया। उसने जिंदगी में कभी ऐसा देखा नहीं था। वो बेचारे डर गए और रंग-फक हो गया। मैंने कहा अगर तुमने आवाज़ निकाली तो कोई इटालियन नहीं, कोई अंग्रेज़ी नहीं, खालिस पंजाबी। और अब चेहरे से पता चल गया और दहशत आ गई उन पर। इतने में वो अपना फ़ोन सुन के वापस आ गई और उन्होंने कहा वो फिर माजरत कर रहे हैं, कोशिश मैं कर रहा हूँ, मौका मुझे अगर मिल जाए तो जाने ना देना, ज्वाइन ज़रूर करूँगा। मैंने कहा बड़ी मेहरबानी। फिर वो खाना खाने लगी और दोनों बच्चे भी। हम भी खाते रहे। तो खाने के दौरान जब हम इख्तिताम पर पहुँचे तो मैडम ने कहा प्रोफेसर देखा आपने, अगर बच्चों को डांटा ना जाए तो शख्सियत कैसी होती है, पुरसुकून होती है, किस शराफत से खाना खा रहे हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है, नफ्सियात का अच्छा उसूल है। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि बच्चों में अग्रेशन होता है तो वो उसको निकालने के लिए तकिया लेकर डंडे के साथ सुतून के साथ बांध के पंच मारो। किसी पर लिख दो अम्मा जी, किसी पर लिख दो अब्बा जी। अम्मा पर गुस्सा आए तो अम्मा पर, और अब्बा पर गुस्सा आए तो अब्बा पर ठा ठा, और इस तरह से एग्रेशन निकल जाता है। ये इनका ख्याल है। चुनांचे पूरी एक दिहाई से मैं कहूँगा साइकोलॉजी इसी बात पर मिसर है कि इनका एग्रेशन निकल जाना चाहिए। माँ बाप के खिलाफ एग्रेशन तो होता ही है, बेहतर यही है। जो तरीका आप ख़ास तौर पर ब्रिटिश साइकोलॉजी में ये कहते हैं डांटना डपटना, इसको इसका मुकाम बताना बहुत ज़रूरी है। शुक्रिया।